हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। आज हम इलेक्ट्रीशियन के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर देखने वाले हैं, जो कि ITI ट्रेनिंग ऑफिसर एवं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अन्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही साइज के कंड्यूट का चयन निम्नलिखित में से कौन से कारक पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है केबल का साइज, दूसरा ऑप्शन है ली जाने वाली केबल की संख्या, तीसरा ऑप्शन है केबल का साइज तथा ली जाने वाली केबल की संख्या दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जब हम किसी कंड्यूट का चयन करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि उसकी केबल की साइज क्या है और जो ली जाने वाली केबल से उसकी संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केबल का साइज तथा ली जाने वाली केबल की संख्या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरटेनमेंट वायरिंग खाली स्थान केबल की आवश्यकता होती है। तो हमें बताना है कि जो इंटरटेनमेंट के लिए जो भी वायरिंग की जाती है उसमें कौन सी केबल का प्रयोग किया जाता है। तो हमें पता है कि जो भी इंटरटेनमेंट वायरिंग में केबल्स यूज होती है वह AV यानी कि ऑडियो विजुअल केबल्स का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 110 वोल्ट अल्टरनेटर का अचालक प्रतिरोध खाली स्थान के द्वारा टेस्ट किया जा सकता है। तो हमें पता है कि जो भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसका मेजरमेंट हम मेगर के द्वारा ही इसका मेजरमेंट करते हैं। चूँकि मेगर जो होता है मेगा ओम में रीडिंग बताता है, इसीलिए हम इसको मेगर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिले खाली स्थान का एक प्रकार है। तो हमें पता है कि जो रिलेस होता है वह एक स्विच गियर का ही प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, स्विच एंड गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आमतौर पर खाली स्थान परिवेश के तापमान के लिए रेट किया जाता है। तो हमें पता है कि जो MCB होता है वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रेटेड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। DC मोटर्स में इंटरपोल का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है मोटर की गति बढ़ाने, दूसरा ऑप्शन है कम्यूटेशन पर स्पार्किंग को कम करने, तीसरा ऑप्शन है काउंटर EMF घटाने, चौथा ऑप्शन है आर्मेचर करंट को DC में परिवर्तित करने। तो हमें पता है कि जो मोटर्स में इंटरपोल वाइंडिंग की जाती है वह आर्मेचर के श्रेणी क्रम में की जाती है और इसमें कम्यूटेशन जो होता है, कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कार्बन ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट से टकराते हैं तो इसमें कार्बन ब्रश जो होते हैं इसमें स्पार्किंग होती है। ये स्पार्किंग जब करंट में दिशा में परिवर्तन होता है उसके कारण होती है। इससे बचने के लिए हम उस पर इंटरपोल बाइंडिंग करते हैं और इसके अलावा उसमें आर्मेचर रिएक्शन होती है। इससे बचने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है और इंटरपोल वाइंडिंग है, ये दोनों ही वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इंटरपोल वाइंडिंग का क्या उपयोग है। तो जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है वह कम्यूटेशन को कम करने, जो कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए हम इंटरपोल वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम्यूटेशन पर स्पार्किंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समस्त घूर्णन करने वाली विद्युत मशीनें मूल रूप से खाली स्थान हैं। पहला ऑप्शन है DC मशीन है, दूसरा ऑप्शन है AC मशीन है, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्टर्स यानी कि विद्युत यांत्रिक कन्वर्टर्स, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उपयोग करने वाली मशीन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, जो भी घूर्णन करने वाली विद्युत मशीनें होती हैं वह इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर्स यानी कि विद्युत और यांत्रिक को कन्वर्ट करती हैं, यानी कि विद्युत और यांत्रिक ऊर्जा को आपस में कन्वर्ट करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायनेमिकली प्रेरित EMF का सिद्धांत खाली स्थान में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन है चोक, तीसरा ऑप्शन है जनरेटर, चौथा ऑप्शन है थर्मोकपल। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी प्रेरित EMF या इंड्यूस्ड EMF होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF जो कि जनरेटर में होता है, क्योंकि इसके गति के कारण इसमें EMF जनरेट होता है, इसीलिए इसको हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। एवं एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF यानी कि स्थैतिक प्रेरित EMF, जो कि ट्रांसफार्मर में बिना किसी पार्ट्स के गति के कारण उत्पन्न होता है। तो इसे हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर में होता है।
क्योंकि यहाँ पर हमें डायनेमिकली प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत बताना है कि जो कि जनरेटर में लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेटर, क्योंकि डायनेमिकली प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत जनरेटर में लागू होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मशीन की आर्मेचर खालिस्तान के लिए सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन से बनती है। पहला ऑप्शन है केवल हिस्टेरेसिस हानि को कम करने, दूसरा ऑप्शन है केवल एडी करंट हानि को कम करने, तीसरा ऑप्शन है कि पारगम्यता को बढ़ाने, चौथा ऑप्शन है हिस्टेरेसिस हानि तथा एडी करंट हानि दोनों को कम करने। यहाँ पर हमें बताना है कि जो डीसी मशीन्स का आर्मेचर होता है उससे हम सिलिकॉन स्टील्स का एवं लेमिनेशन करके बनाते हैं। तो हमें पता है कि जो सिलिकॉन स्टील का जब हम इससे बनाते हैं तो इसके द्वारा इसमें हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जाता है, और लेमिनेशन को हम इसलिए करते हैं जिससे इसकी एडी करंट लॉस की जो हानियाँ हैं वो कम हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिस्टेरेसिस हानि तथा एडी करंट हानि दोनों को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है माइका, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन, चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो हमें पता है कि जो डीसी जनरेटर्स के फील्ड कॉइल्स होते हैं या किसी भी जो मशीन्स की में जो फील्ड कॉइल या वाइंडिंग होती है वो हमेशा कॉपर से ही की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक भाग होते हैं। पहला ऑप्शन है फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर कंडक्टर्स, तीसरा ऑप्शन है फ्रेम, कम्यूटेटर और ब्रश, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो हमें पता है कि जो जनरेटर्स होते हैं इनके ये सभी ही आवश्यक भाग हैं। तो ये राइट आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति खाली स्थान होती है। पहला ऑप्शन है अनुपातिक रूप से बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है स्थिर रहती है, तीसरा ऑप्शन है थोड़ी बढ़ जाती है, चौथा ऑप्शन है थोड़ी घट जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, थोड़ी घट जाती है। जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति थोड़ी सी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मोटर को खाली स्थान के अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोटर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकांशतः क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें पहला ऑप्शन है पंखों, दूसरा ऑप्शन है वाटर पंप्स, तीसरा ऑप्शन है ट्रैक्शन, चौथा ऑप्शन है फ्लोर मिल्स। तो जो डीसी मोटर्स का उपयोग किया जाता है खासतौर से ट्रैक्शन कार्यों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रैक्शन। जो रेलवे में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी डीसी मोटर्स अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी। पहला ऑप्शन है शंट मोटर, दूसरा ऑप्शन है सीरीज मोटर, तीसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। तो हमें पता है कि जब किसी मोटर्स का लोड हटा दिया जाता है तो उसकी स्पीड बहुत अधिक हो जाती है, तो वो होती है सीरीज मोटर की। सीरीज मोटर को हमें बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो इसकी स्पीड बहुत ही तेज बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, दूसरा ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, तीसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। तो इसका राइट आंसर है डीसी सीरीज मोटर। तो हमने इसके पहले क्वेश्चंस में भी देखा था कि जो ट्रैक्शन कार या रेलवे के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में डीसी सीरीज मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम डीसी जनरेटर में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, तीसरा ऑप्शन है लेंज का नियम, चौथा ऑप्शन है वेबर का नियम। तो हमें पता है कि जो जनरेटर में जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, एवं मोटर में बाएं हाथ का नियम लागू किया जाता है या लागू होता है। तो हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जब हम जनरेटर को चलाते हैं तो हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। क्योंकि जनरेटर को जब हम चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि शादी विवाह में जब हम जनरेटर को चालू करते हैं तो हम उसके हैंडल को घुमाते हैं। तो हैंडल को घुमाने के लिए हम हमेशा दाएं हाथ का ही प्रयोग करते हैं।
तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा कि जनरेटर में हमेशा कौन से हाथ का नियम लगेगा, दाएं हाथ का नियम। एवं आप देख सकते हैं कि जब हम मोटर को चलाते हैं तो मोटर को हम स्टार्ट ओनली बाएं हाथ से ही कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मोटर्स में जो नियम लागू होगा वो होगा बाएं हाथ का नियम। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आप इस ट्रिक की सहायता से दोनों नियम को आसानी से याद कर सकते हैं कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर्स में कौन से नियम लागू होते हैं या कौन सा नियम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्लीव के लिए सत्य है। पहला ऑप्शन है, इसमें बिजली के तार या केबल का समूह डाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, यह घर्षण, गर्मी, रासायनिक, भौतिक क्षति और रेडियो हस्तक्षेप से तारों की रक्षा करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह विद्युत इंसुलेशन और तारों की आसान पहचान सुनिश्चित करता है। चौथा ऑप्शन है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कुचालक मटेरियल है। तो आप देख सकते हैं कि सीसा, पारा और टिन ये सब धातुएं हैं और कुचालक ओनली है अभ्रक। तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा माइका या अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकल कोर केबल को आर्मरिंग के साथ प्रदान क्यों नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है, आर्मर में अत्यधिक नुकसान से बचाने। दूसरा ऑप्शन है, केबल अधिक लचीला बनाने। तीसरा ऑप्शन है, केबल को नॉन हाइग्रोस्कोपिक बनाने। चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, आर्मर में अत्यधिक नुकसान से बचाने के लिए। क्योंकि यदि सिंगल कोर का हम प्रयोग करेंगे और उसको आर्मरिंग करेंगे तो उसमें एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो सिंगल कोर्स की जो केबल्स होती है उसमें आर्मरिंग नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, आर्मर में अत्यधिक नुकसान से बचाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे पटरियों के पास टर्नरी लेड केबल का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें उच्च तनन सामर्थ्य है। दूसरा ऑप्शन है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक कम होता है। तीसरा ऑप्शन है, विशिष्ट गुरुत्व कम होता है। चौथा ऑप्शन है, झटके और कंपन का सामना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्ट गुरुत्व कम होता है। जो रेलवे की पटरियों के पास टर्नरी लेड केबल का प्रयोग किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 33 kV से 66 kV तक वोल्टेज के पारेषण के लिए सबसे उपयुक्त केबल है। पहला ऑप्शन है बेल्टेड केबल। दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन्ड केबल। तीसरा ऑप्शन है प्रेशर केबल। चौथा ऑप्शन है एकल कोर केबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्रीन्ड केबल। जो 33 kV या 66 kV तक के वोल्टेज पारेषण के लिए हमेशा ही स्क्रीन केबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर खाली स्थान में परिवर्तन के बिना एक सर्किट से दूसरे में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन है लोड, तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज, चौथा ऑप्शन है करंट। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ओनली फ्रीक्वेंसी को ही बिना चेंजेस किए ऊर्जा को एक स्थान से या एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट और लोड में भी इसमें बदलाव होता रहता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में इसमें बदलाव नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का हिस्सा द्वितीयक वाइंडिंग के रूप में भी कार्य कर सकता है। पहला ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन है करंट ट्रांसफार्मर, चौथा ऑप्शन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है, उसकी एक ही वाइंडिंग यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग ही उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य कर सकती है। जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें इस तरीके से यहाँ से यदि ये प्राइमरी वाइंडिंग है तो इसी ही वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, वही प्राइमरी वाइंडिंग एवं वही सेकेंडरी वाइंडिंग का ही कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वोल्टेज रिले खाली स्थान के लिए ट्रांसफार्मर में प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोषों को इंगित करने, दूसरा ऑप्शन है बड़े फॉल्ट के दौरान ट्रांसफार्मर को अलग करने, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर आंतरिक दोष को इंगित करने और बड़े फॉल्ट होने के दौरान ट्रांसफार्मर को अलग करने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोषों को इंगित करने और बड़े फॉल्ट के दौरान ट्रांसफार्मर को अलग करने। जो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले यूज की जाती है, इसका कार्य होता है कि जब ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होता है तो वह ट्रांसफार्मर के सर्किट को ऑफ कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर की सेफ्टी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत राशि परिवर्तन नहीं होती है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमने देखा था, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है करंट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रक्रिया एक्शन होता है उसमें वोल्टेज और करंट का बदलाव होता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी का बदलाव नहीं होता है। फ्रिक्वेंसी उसमें सेम ही होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है कम्यूटेटर, दूसरा ऑप्शन है रेडिएटर, तीसरा ऑप्शन है टेप चेंजर, चौथा ऑप्शन है कंजर्वेटर। तो आप देख सकते हैं कि कम्यूटेटर ये एक डीसी जनरेटर का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, क्योंकि कम्यूटेटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। रेडिएटर ट्रांसफार्मर का भाग है, टेप चेंजर एवं कंजर्वेटर ये सारे ही ट्रांसफार्मर के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोल्टेज रिले किस प्रकार का यंत्र है। पहला ऑप्शन है सुरक्षा उपकरण, दूसरा ऑप्शन है धारा मापक यंत्र, तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज मापक यंत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज रिले होता है, जो ट्रांसफार्मर में जो इंटरनली शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट आता है उससे सेफ्टी प्रदान करता है। तो यह एक सेफ्टी डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, सेफ्टी डिवाइस या सुरक्षा उपकरण। जो वोल्टेज रिले होता है वह एक सेफ्टी डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत ऊर्जा उद्योग के लिए इनमें से कौन सा उचित पीपीई है। पहला ऑप्शन है लो प्रतिरोधी कपड़े, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा चश्मा, तीसरा ऑप्शन है सिर का मजबूत हैट या टोप, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप देख सकते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा उद्योग के लिए जो पीपीई किट्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिया गया प्रतीक खाली स्थान प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है हाथ की सुरक्षा पहने, दूसरा ऑप्शन है सिर की सुरक्षा पहने, तीसरा ऑप्शन है कान की सुरक्षा पहने, चौथा ऑप्शन है आंख की सुरक्षा पहने। तो आप देख सकते हैं कि जो ये प्रतीक दिया हुआ है तो ये हमें बताता है आंख की सुरक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में दर्शाए गए हैंड टूल्स की पहचान करें। आप देख सकते हैं कि जो चित्र में एक टूल्स दिखाई दे रहा है इसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन प्लायर, दूसरा ऑप्शन है साइड कटिंग प्लायर, तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग नोज प्लायर, चौथा ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर। तो आप देख सकते हैं कि ये चित्र में फ्लैट नोज प्लायर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके जो नोज हैं, ये जो सामने का भाग है वह फ्लैट है। इसका प्रयोग किसी वायर को पकड़ने या उसको मोड़ने या किसी पतली सीट को आवश्यक आकार देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह कॉम्बिनेशन प्लायर के साइज से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में दर्शाए गए सीढ़ी की पहचान करें। पहला ऑप्शन है एक्सटेंशन सीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म सीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है ट्विन स्टेप सीढ़ी, चौथा ऑप्शन है टेलीस्कोप सीढ़ी। तो आप देख सकते हैं कि यह चित्र में जो दिखाई दे रही है वह एक प्रकार की एक्सटेंशन सीढ़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, एक्सटेंशन सीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में दर्शाए गए हस्त या हैंड टूल्स का हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है नियॉन टेस्टर, दूसरा ऑप्शन है गिमलेट, तीसरा ऑप्शन है स्क्रू ड्राइवर, चौथा ऑप्शन है स्टार हेड स्क्रू ड्राइवर। तो आप देख सकते हैं कि चित्र में जो हैंड टूल्स है वह है नियॉन टेस्टर। इसका प्रयोग फेज या इसे हम फेज टेस्टर भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम किसी भी लाइन में या किसी भी वायर में फेज को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, नियॉन टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में दर्शाए गए सीढ़ी की पहचान करें। जो चित्र में एक सीढ़ी दिखाई दे रही है इसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है टेलीस्कोपिंग सीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म सीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है ट्विन स्टेप सीढ़ी, चौथा ऑप्शन है एक्सटेंशन सीढ़ी। तो आप देख सकते हैं कि जो चित्र में दिखाई दे रही है एक प्रकार की टेलीस्कोपिंग सीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
चित्र में दर्शाई गई सीढ़ी की पहचान करें। इसमें हमें बताना है कि जो चित्र में ये सीढ़ी दिखाई दे रही है वह कौन सी सीढ़ी है। तो पहला ऑप्शन है टेलीस्कोपिंग सीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म सीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है ट्विन स्टेप सीढ़ी, चौथा ऑप्शन है एक्सटेंशन सीढ़ी। तो आप देख सकते हैं कि जो चित्र में दिखाई दे रही है एक प्रकार की प्लेटफॉर्म सीढ़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटफॉर्म सीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईंधन की ऊष्मा ऊर्जा खाली स्थान द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पहला ऑप्शन है भाप टरबाइन, दूसरा ऑप्शन है वाटर टरबाइन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलेटर्स, चौथा ऑप्शन है क्रॉस आर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, भाप टरबाइन। अब देख सकते हैं कि ईंधन की ऊष्मा ऊर्जा भाप टरबाइन के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो आप देख सकते हैं थर्मल जो पावर प्लांट्स होते हैं इसमें बड़े बड़े बॉयलरों में इसके ईंधन के द्वारा भाप को गर्म किया जाता है, या टरबाइन जो भाप होती है यह जाकर टरबाइन से टकराती है और टरबाइन घूमती है। इसके बाद हमें टरबाइन के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो होता है ईंधन की ऊर्जा को भाप टरबाइन के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, स्टीम टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत ऊर्जा जो जनरेटिंग स्टेशन से उत्पन्न होती है उपभोक्ता को निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रेषित होती है। पहला ऑप्शन है डिस्क इंसुलेटर, दूसरा ऑप्शन है रिले, तीसरा ऑप्शन ओवरहेड लाइन अथवा अंडरग्राउंड केबल्स द्वारा, चौथा ऑप्शन है गार्ड तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवरहेड लाइन तथा अंडरग्राउंड केबल्स। आप देख सकते हैं जो विद्युत ऊर्जा जनरेटिंग स्टेशन से उत्पन्न होकर उपभोक्ताओं तक पहुंचती है तो वह ओवरहेड लाइन यानी कि जो हमारे सिर के ऊपर से जो लाइन जाती है इसके द्वारा, या अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर से जो ग्राउंड से केबल्स आती है वह इसके द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवरहेड लाइन अथवा अंडरग्राउंड केबल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। इसमें हमें बताना है कि एक जो कंबाइंड होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पावर ग्रिड, दूसरा ऑप्शन है कोरोना, तीसरा ऑप्शन है बिजली संयंत्र, चौथा ऑप्शन है पीसीबी। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कंबाइंड नेटवर्क होता है उसे हम पावर ग्रिड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पावर ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का घटक है। पहला ऑप्शन है फीडर, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा ऑप्शन है सर्विस लाइन अथवा सर्विसमैन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के घटक हैं ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओवरहेड लाइन में लाइन इंसुलेटर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। इसमें हमें बताना है कि जो ओवरहेड लाइन होती है या जो हमारे सर के ऊपर से जो लाइन जाती है उसमें इंसुलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है कंडक्टर से पोल तक करंट के लीकेज को रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन है लीकेज धारा को एक सुलभ मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, तीसरा ऑप्शन है भू संयोजन या अर्थिंग उपलब्ध कराने के लिए, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। जो ओवरहेड लाइन में जो इंसुलेटर हम लगाते हैं वो लगाते हैं कंडक्टर तथा या कंडक्टर से पोल तक जो करंट का लीकेज होता है तो उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, इंसुलेटर्स लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान को उन स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहां लाइन गली सड़क या रेलवे लाइन को पार करती है। यहाँ पर हमें बताना है कि जहाँ पर लाइन निकलती है और उसके नीचे यदि गली सड़क या रेलवे लाइन क्रॉस हो रही है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं। पहला ऑप्शन है गार्ड तार, दूसरा ऑप्शन है डिस्क इंसुलेटर, तीसरा ऑप्शन है रिले, चौथा ऑप्शन है पुश बटन। तो हमें पता है कि जहाँ पर कोई सी क्रॉसिंग होती है, रेलवे लाइन सड़क या गली होती है, उसके ऊपर से यदि कोई सा भी वायर गुजरता है तो वहाँ पर गार्ड वायर या गार्ड तार लगाया जाता है, जिससे यदि ऊपर से जो लाइन निकली है उसका तार यदि टूटता है तो वह गार्ड वायर जो लगा रहता है उस पर रुक जाता है, और जो गार्ड वायर रहता है अर्थ होता है जिससे जो वायर टूटता है जो उसमें करंट फ्लो होता है वह भी अर्थ हो जाता है, जिससे दुर्घटना के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क
जो उपभोक्ता परिसर में समाप्त होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन हो सकता है? पहला ऑप्शन है सिंगल फेज, दूसरा ऑप्शन है थ्री फेज, तीसरा ऑप्शन है सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमें बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है और जो उपभोक्ता परिसर तक आता है तो वहाँ पर इनमें से कौन सा कनेक्शन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता एंड पर होता है वहाँ पर सिंगल फेज और थ्री फेज कनेक्शन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, यानी कि सिंगल फेज एंड थ्री फेज कनेक्शन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिले खाली स्थान को स्वीकार नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन है कुल लाइन वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है कुल लोड वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है कुल लाइन वोल्टेज और कुल लोड वोल्टेज, चौथा ऑप्शन है निम्न शक्ति संकेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल लाइन वोल्टेज और कुल लोड वोल्टेज। जो रिले होता है इन दोनों को एक साथ स्वीकार नहीं करता, या तो वो करेगा कुल लाइन वोल्टेज पर या कुल लाइन करंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब समान वोल्टेज स्तरों पर काम करने वाली लाइनों को विद्युत रूप से जोड़ा जाता है तो खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बस बार, दूसरा ऑप्शन है लाइटिंग अरेस्टर, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर, चौथा ऑप्शन है रेक्टिफायर। तो आप देख सकते हैं कि जब समान वोल्टेज स्तरों पर जो लाइन या विद्युत रूप से जोड़ा जाता है, यानी कि समान वोल्टेज की लाइन को बहुत सारे कनेक्शन या साथ में जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम बस बार का यूज करते हैं। बस बार आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का कंडक्टर्स होता है, लेकिन ये तार नहीं होता, ये कॉपर या जीआई, ये कॉपर की इस तरीके से पट्टी होती है, यहाँ पर बोल्ट लगे हुए रहते हैं, ये एक प्रकार का कंडक्टर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यहाँ पर हमें बताना है कि जो स्टार संयोजित अल्टरनेटर है यानी कि स्टार में कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड इसका इस तरीके से होता है कि इसकी तीनों वाइंडिंग का लास्ट वाला सिरा एक साथ कनेक्टेड होता है जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलता है। तो यहाँ हमें बताना है कि यहाँ पर इसमें कौन सा संबंध सही है। पहला ऑप्शन है लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है लाइन वोल्टेज बराबर 2 गुणित फेज वोल्टेज, चौथा ऑप्शन है लाइन वोल्टेज बराबर 2 गुणित फेज करंट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो स्टार जो कनेक्शन होता है उसमें लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। और यदि यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड होता तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अल्टरनेटर के लिए प्रति चक्र घूर्णन की संख्या खाली स्थान के लिए सीधे समानुपाती होता है। पहला ऑप्शन है ध्रुवों की संख्या p 2 से विभाजित, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवों की संख्या से 2 गुना, तीसरा ऑप्शन है ध्रुवों की संख्या के समान, चौथा ऑप्शन है ध्रुव की संख्या के वर्ग के समान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, ध्रुवों की संख्या p 2 से विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में खाली स्थान के द्वारा लाया जाता है। पहला ऑप्शन है स्लिप रिंग, दूसरा ऑप्शन है स्टीयरिंग। यहाँ पर हमें बताना है कि जो अल्टरनेटर के आर्मेचर कॉइल्स में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे हम बाहर सर्किट में कैसे लाते हैं। तो हमें पता है कि जो अल्टरनेटर से हम ईएमएफ को बाहर लाते हैं वह लाते हैं हम स्लिप रिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, स्लिप रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेस्ट लैंप के साथ निरंतरता या कंटिन्यूटी परीक्षण क्या इंगित करता है। पहला ऑप्शन है 2 टर्मिनल के मध्य निरंतरता या कंटिन्यूटी, दूसरा ऑप्शन है बाइंडिंग के मध्य शॉर्ट सर्किट, तीसरा ऑप्शन है 2 टर्मिनल्स के मध्य शॉर्ट सर्किट तथा बाइंडिंग के मध्य निरंतरता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट लैंप की सहायता से हम जो कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं वो हम देख सकते हैं जब 2 टर्मिनलों के वो हम चेक करते हैं 2 टर्मिनलों के बीच कंटिन्यूटी देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट लैंप की सहायता लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 2 टर्मिनल्स के बीच मध्य निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्टरनेटर की बाइंडिंग के संदर्भ में केडी को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दूसरा ऑप्शन है पिच फैक्टर, तीसरा ऑप्शन है कॉइल स्पैन, चौथा ऑप्शन है प्रतिरोध गुणांक। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर।
जो केडी प्रदर्शित करता है वो प्रदर्शित करता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्टरनेटर में निम्नलिखित में से कौन सी लोह हानि विद्यमान होती है? पहला ऑप्शन है हिस्टैरिसीस हानि, दूसरा ऑप्शन है एडी करंट हानि, तीसरा ऑप्शन है हिस्टैरिसीस हानि तथा करंट हानि दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, हिस्टैरिसीस हानि तथा एडी करंट हानि दोनों। जो अल्टरनेटर्स होता है उसमें लोह हानि होती है, वह लोहे के कारण जो हानि होती है वह होती है हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट हानि दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।